चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। मनुष्यों द्वारा सबसे पहले उपयोग किए जाने वाला धातु तत्व है। चलो बताओ, मनुष्य सबसे पहले किस धातु तत्व का प्रयोग किया था? लोहा का या कॉपर का या सोना का या चांदी का? चलो आंसर फटाफट दो। देखिए, सबसे पहले मनुष्य जो है कॉपर धातु का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? कॉपर धातु का प्रयोग किया था। अब बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में सबसे अधिक उपयोग होने वाला धातु कौन है? कैल्शियम है या हाइड्रोजन होगा या लोहा होगा या कॉपर होगा? सबसे ज्यादा प्रयोग में जो आने वाला धातु है वो सी ऑप्शन लोहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में कौन सा धातु तत्व निम्न में कौन सा धातु तत्व निम्न में कौन सा धातु तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? सोडियम होगा कि लोहा होगा, कैल्शियम होगा कि जिंक होगा? फटाफट आंसर दो बाबू। चलो एक लिस्ट आपको बना दे रहे हैं। मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा होती है, याद नोट कर लीजिएगा आप लोग, 65% ऑक्सीजन होता है बाबू। और कार्बन की मात्रा होता है 18%। कार्बन की मात्रा कितना होता है? 18%। और हाइड्रोजन की मात्रा होती है 10%। हाइड्रोजन की मात्रा 10% और कैल्शियम की मात्रा होती है 2%। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन नामक तत्व होगा हमारे शरीर में। लेकिन यहाँ तत्व का बात नहीं कर रहा है, धातु तत्व की बात कर रही है। तो धातु में देखिए, ऑक्सीजन भी जो है अधातु है, मतलब नॉन मेटल है। कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। लेकिन कैल्शियम जो है क्या है? मेटल है। दैट मीन्स आंसर क्या मारेंगे? कैल्शियम मारेंगे। धातु में सबसे अधिक हमारे शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? कैल्शियम धातु पाया जाता है। लेकिन एलिमेंट में पूछा जाए तो सबसे अधिक कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। अब पदार्थ में अगर बात करें तो पदार्थ में जल याद रखिएगा, हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? जल की है। 60 से 65% जल भी होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में कौन सी धातु पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? पृथ्वी में पूछ रहा आपसे, तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा ये बताइए। चलिए देख के बताइए। मरकरी होगा, कैल्शियम होगा कि एल्युमिनियम होगा या लोहा होगा? देखो, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में लोहा होता है। पृथ्वी में सबसे अधिक लोहा कितना? 35% है। पृथ्वी की पहले आप संरचना को समझिए। इस तरह से पृथ्वी का 3 लेयर बना हुआ है। क्या लेयर बना हुआ है? 3 लेयर। ए आपका क्रोड हो गया, ए आपका मेंटल हो गया, ए आपका जो है से क्रस्ट हो गया। ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? भूपटल। मध्य वाले भाग को हम लोग प्रावार बोलते हैं और सबसे जो अंदर की भाग है इसको हम लोग जो है से क्रोड बोलते हैं। समझ गए? तो अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात किया जाए तो इसमें लोहा जो है सबसे अधिक होता है और 35% लोहा होता है। लेकिन अगर क्रस्ट की बात किया जाए, CRUST क्रस्ट मतलब भूपटल या भूपरपट्टी की बात किया जाए तो भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है, जो कि 49% है। समझ गए?
दूसरे स्थान पर बात करें हम लोग तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन की मात्रा लगभग कितना है, 26% है। और 3 नंबर स्थान पर एल्युमिनियम आएगा जो कि 8% है। और चौथे नंबर पर लोहा होगा जो लगभग कितना है, 5% है। इस प्रकार से अगर पृथ्वी में सबसे अधिक पूछा जाए, सॉरी क्रस्ट में, कि क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा किसका है, तो ऑक्सीजन का मारिएगा। क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन होगा और पृथ्वी में सबसे अधिक लोहा होगा। संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक लोहा होगा, समझ गए। और भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन जो है बाबू ये नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। और सिलिकॉन भी जो नॉन मेटल है। एल्युमिनियम मेटल है। एल्युमिनियम क्या है, मेटल। और लोहा भी मेटल है। तो मेटल में सबसे अधिक कौन होगा, एल्युमिनियम होगा। और 2 नंबर पर लोहा होगा। बात समझ गए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 का आंसर दीजिए। संसार की सबसे हल्की धातु कौन है? सोडियम होगा, सीजियम होगा, ऑस्मियम होगा, लिथियम होगा। याद है? नहीं। देखो सबसे हल्का अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट का मतलब तत्व का बात करें, तो वह सबसे हल्का तत्व कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। समझ गए। और हाइड्रोजन से भी हल्का हमारा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और यह तीनों में सबसे हल्का कौन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। रखिएगा, ठीक है। तो एलिमेंट में सबसे हल्का हाइड्रोजन होगा। लेकिन यह धातु पूछ रहा है, तो धातु में सबसे हल्का धातु कौन है, लिथियम है। क्योंकि देखिए 1 नंबर पर हाइड्रोजन है, 2 नंबर पर हीलियम आपका है, 3 नंबर पर लिथियम है। तो ये हो गया आपका नॉन मेटल, ये भी हो गया नॉन मेटल। और लिथियम क्या हो गया आपका, मेटल हो गया। तो मेटल में सबसे हल्का कौन हो जाएगा, लिथियम, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में किस धातु को साधारण औजार से भी काटा जा सकता है? मतलब एक साधारण सा औजार से किसको काट सकते हैं? तो याद रखिएगा, पढ़े होंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। लेकिन सोडियम जो धातु है, सोडियम ये वाला एन वाला जो 11 में है, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 होता है। यह सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, छठा का आंसर क्या हो जाएगा, सी बिहार हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? चलो बताओ फटाफट, कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बताइए। देखिए अगर हम लोग लिक्विड एलिमेंट की बात करें, तो लिक्विड एलिमेंट में आ जाएगा आपका सीजियम आ जाएगा, फ्रांसियम आ जाएगा, गैलियम आ जाएगा, मरकरी यानी हाइड्रोजीरम पारा आ जाएगा, और ब्रोमीन आ जाएगा। 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर से रिपीट कर दें, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, हाइड्रोजीरम यानी पारा। देखो Hg का मतलब होता है पारा, Hg का मतलब हुआ पारा, मतलब मरकरी। पारा या मरकरी इसको बोलते हैं। ये हो गया ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है, ये 5 में ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है। ब्रोमीन जो है क्या है, नॉन मेटल है। मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। तो जितना भी लिक्विड एलिमेंट है बाबू, उसमें 4 गो जो है मेटल है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि यह मेटालिक लिक्विड है। यह कैसा लिक्विड है, मेटालिक लिक्विड है। देखिए तो सीजियम और फ्रांसियम और गैलियम 3 गो जो है
बॉडी टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तीन गो जो है ये वाला सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम बॉडी टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और मरकरी जो है आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो यहाँ कमरे के ताप पर पूछ रहा है तो क्या आंसर दीजिएगा? मरकरी हो जाएगा। और इसी में एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा ऐसा धातु है जो हाथ पर रखते पिघलने लगता है? तो आंसर दीजिएगा सीजियम और फ्रांसियम, सीजियम और फ्रांसियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। भूपटल पर निम्न में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु तत्व है। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। अभी बता चुके हैं कि अगर भूपटल में क्रस्ट में बात किया जाए, CRUST क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब हो गया भूपटल, दैट मीन्स पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत में ऑक्सीजन कितना बताए थे अभी? 49%, याद है। सिलिकॉन कितना बताए थे जी? सिलिकॉन बताए थे 26%, और एल्युमिनियम बताए थे 8%, लोहा बताए थे 5%। जिसमें ये दो गो जो आप देख रहे हैं, यह दो गो जो है नॉन मेटल है। दो क्या हो गया? नॉन मेटल है। और यह दो गो जो है क्या हो गया? मेटल हो गया। तो इस प्रकार से अगर यहाँ धातु की बात करें तो एल्युमिनियम और लोहा दो आंसर है। सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम होगा, दूसरे स्थान पर लोहा होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में लोहा भी है, बी में एल्युमिनियम भी है। तो लोहा कितना हमारा क्रस्ट में है? 5%, एल्युमिनियम कितना है? 8%। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर क्या देंगे? बिहार देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किस धातु को हाथ पर रखने के पश्चात द्रवित होने लगती है? अभी जस्ट इसका हम जिक्र किए थे कि कौन सा धातु है जो हाथ पर रखते पिघलने लगता है। चलो क्वेश्चन आ गया, आंसर दो। हाइड्रोजन होगा, सोडियम होगा, सीजियम होगा या रेडियम होगा? देखिए जिक्र किए थे ना, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, ये तीन गो जो हो गया बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और मेटल में आ जाएगा, है ना। एक बीच में ले लो हाइड्रोजन, ये भी जो है मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड होगा। और पांचवा जो हो गया ब्रोमीन हो गया, यह ब्रोमीन जो है नॉन मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटल एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होता है। तो मेटल हाथ रखते पिघलने वाला, हाथ पर रखते पिघलने वाला आंसर हो जाएगा सीजियम या फ्रांसियम या गैलियम। तो ऑप्शन के अनुसार हम क्या मारेंगे? सी मारेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलो 10 का क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व बताओ जी। पृथ्वी पर कह रहा है, समझ गए? देखिए पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी में कहता तो इससे स्पष्ट था कि संपूर्ण, इससे स्पष्ट होता कि संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है। अब अगर पृथ्वी पर पूछ रहा है तो पृथ्वी पर का मतलब हो गया भूपटल पर। कहा हो गया? भूपटल पर। तो भूपटल पर क्या पूछ रहा? दूसरा सबसे अधिक मात्रा में, दूसरा सबसे, तो एक नंबर में धातु पूछ रहा है ना। तो याद है ऑक्सीजन था कितना? 49, सिलिकॉन था आपका 26, ये नॉन मेटल में हो गया, है ना। बार बार लिख रहे हैं, याद करिए आप लोग। इधर हो गया एल्युमिनियम का परसेंट 8%, और लोहा कितना परसेंट? 5%, जो कि यह क्या हो गया? मेटल हो गया। तो इस प्रकार से एक नंबर में किसका स्थान मारिएगा? एल्युमिनियम का। 2 नंबर में किसको स्थान मारेंगे? लोहा का। दैट मीन्स आंसर क्या करिएगा? सी करिएगा। क्लियर हो गया? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सोडियम जैसे उच्च क्रियाशील पदार्थ को निम्न में किस तरह रखना सबसे अधिक प्राथमिकता होगी?
सोडियम जो है बहुसक्रिय धातु है, बहुत जल्द ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगती है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन में हम लोग नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीजन में नहीं रख सकते हैं। और पानी में रखिएगा तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा तो है, वहां पानी से भी अभिक्रिया कर लेगा, इसीलिए सोडियम को रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हो गया मिट्टी का तेल। अब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह पॉइंट भी आई है, नोट कर लीजिएगा। सोडियम को कहां रखते हैं? मिट्टी तेल में रखा जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। इक्वा रेजिया नामक एसिड का बहुतायत रूप में प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स इक्वा रेजिया का नाम सुने होंगे। इक्वा रेजिया है बाबू, इक्वा रेजिया एसिड जो है एक हाई परफॉर्मल एसिड है। पता है आपको, H2SO4 की बात करिए, HCl की बात करिए, इसमें सोना न तो ई गला सकता है न सोना ई गला सकता है, लेकिन पता है इक्वा रेजिया जो है सोना को भी गला सकता है। तो इक्वा रेजिया का प्रयोग हम लोग खास करके सोना गलाने में ही करेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं, चांदी को संरक्षित करने के लिए, ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, संरक्षित मतलब बचाने के लिए, सोना को संरक्षित करने के लिए मतलब सोना को बचाने के लिए नहीं, सोडियम को संरक्षित मतलब सोडियम बचाने के लिए नहीं। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, आंसर होगा एयू को गलाने में। एयू को गलाने में हम लोग प्रयोग किसका करते हैं? इक्वा रेजिया का। बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा, इक्वा रेजिया जो एसिड होता है इसमें 3 भाग जो होता है वो HCl होता है। 3 भाग क्या होता है इसमें? HCl होता है। 3 भाग HCl और 1 भाग जो है इसमें होता है HNO3। HCl को नाम तो जान ही रहे हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आपका हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड। यह हो गया आपका नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो इक्वा रेजिया में 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 होगा। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। HNO3 किसका फॉर्मूला है? नाइट्रिक अम्ल का है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए और याद रखिएगा, इक्वा रेजिया को हम लोग, इक्वा रेजिया को अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लों का राजा, अम्लों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि सबसे हाई परफॉर्मल एसिड माना जाता है इसको। कोई एसिड ऐसा है नहीं है जो सोना को गला सकता है, प्लेटिनम गला सकता है, लेकिन इक्वा रेजिया सोना, प्लेटिनम वगैरह को एकदम आसानी से गला सकता है। चलिए, और HCl का नाम सुने होंगे, जो हम लोग का बॉडी में स्रावित होता है भोजन को पचाने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मतदाताओं, मतदाताओं के द्वारा मतदान में हेराफेरी से सुरक्षित रखने के लिए, चिन्हित करने के लिए नाखून पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बच्चे, आप लोग का अगर उम्र 18 साल हो गया होगा तो वोट किए होंगे, और अगर मान लो कि उम्र हो चुका है अब वोट नहीं किए हो तो वोट जरूर करिए। अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाइए, नहीं नाम है तो जब वोट करिएगा तो वहां पर आपके नाखून में एक निशान दिया जाता है तर्जनी अंगुली पर, ताकि आप जो है दोबारा वोट ना दे सके, बोकस वोट ना दे सके। बात समझ रहे हैं? उसी को हेरा फेरी बोला गया है या हेर फेर करने के लिए बोला गया है। तो किसका प्रयोग करते हैं बाबू? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। देखो यहां पर एक वर्ड है सिल्वर आयोडाइड, है ना? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में।
सिल्वर आयोडाइड का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं बाबू? कृत्रिम वर्षा में करते हैं। सिल्वर क्लोराइड को खास उपयोग नहीं है। एक है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। और अगर फोटोग्राफी में भी अगर फिक्सर की बात करें, फिक्सर का, तो फिक्सर के रूप में हम लोग यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का। तो एक मन में प्रश्न बन रहा होगा कि तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे सर? सिल्वर ब्रोमाइड का जानते हैं क्या बना होता है? रील बना होता था। पहले के जो कैमरा होता था उसमें मेमोरी कार्ड नहीं हुआ करती थी, रील होता था इस प्रकार से लंबा पूरा एकदम ऐसे, और ई पट्टी ऐसे कटिंग का निशान होता था। इस प्रकार इधर भी कटिंग का निशान होता था। समझ गए? ऐसे ऐसे बना होता था। इसी रील पर फोटो बनती थी जिसको निगेटिव कहते थे हम लोग। जिसको क्या कहते थे? निगेटिव कहते थे कि मेरा फोटो का निगेटिव है। तो फोटो के निगेटिव जो होती थी, तो नया रील पर इसी सिल्वर ब्रोमाइड का लेप रहता है। मतलब रील पर जो है क्या रहता है? लेप रहता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे? कृत्रिम वर्षा में। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे? फोटोग्राफी में करेंगे। रील पर लेप लगा होता था जो कि निगेटिव बनती थी, और फोटोग्राफी में ही फिक्सर के रूप में हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते थे या करते हैं। चलिए अब एक बात और ध्यान दीजिए बाबू, जैसे अंगुली पर चिन्ह बनाने के लिए हम लोग तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किए, लेकिन अगर मान लो कि ग्लास है, ग्लास का मतलब क्या हो गया? कांच हो गया। ग्लास का मतलब क्या हो गया? कांच। कांच पर पेन से नहीं लिखा सकता है, मार्कर से लिखेंगे मिट जाएगा। तो कांच पर अस्थायी रूप से अगर लिखना होगा तब उसमें हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रयोग करते थे। कांच पर निशान बनाने के लिए, कांच पर राइटिंग के लिए, लिखने के लिए किसका प्रयोग करते थे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रयोग करते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में कौन सा उपयोग धातु का नहीं है? किसमें जो है धातु का उपयोग नहीं होता है? देखो ऑप्शन ए है कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा में बात हो चुका है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड मतलब हो गया AgI हो गया। मतलब इसमें सिल्वर होगा और आयोडीन होगा। सिल्वर होगा और क्या होगा? आयोडीन। नमक के निर्माण में क्या क्या होगा? सोडियम होगा और क्लोरीन होगा। चौक बनाने में किसका प्रयोग करेंगे बाबू? चौक बनाने में प्रयोग करेंगे हम लोग CaCO3 का। चौक बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? CaCO3 का। तो और अब ऑप्शन तो है नहीं, करा किसमें धातु का उपयोग नहीं होगा? कृत्रिम वर्षा में सिल्वर धातु है, नमक में सोडियम धातु है, चौक बनाने में कैल्शियम धातु है। तीनों ऑप्शन में धातु का प्रयोग हो रहा है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? किसमें धातु नहीं है? दैट मीन्स आंसर क्या देंगे? डी देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में कौन सा उपयोग सिल्वर आयोडाइड का नहीं है? कौन सा उपयोग जो है सिल्वर आयोडाइड का नहीं है? देखिए सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा करा सकता है, बात समझ रहे हैं। फोटोग्राफिक में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि यहां पर जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। लेकिन ऑप्शन यह नहीं पूछ रहा है ना,
तो गड़बड़ है बाबू, यहां नहीं, हटा दीजिएगा। सिल्वर आयोडाइड का किस में प्रयोग होगा? तो कृत्रिम वर्षा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होती है? शुद्ध सोना सब लोग जानते हैं, गांव घर के जो महिलाएं भी होती वो भी जानती है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन हम लोग के यहाँ जो ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी में 24 कैरेट का सोना उपयोग नहीं होता है, बल्कि 20 से लेकर के 22 कैरेट के बीच सोना का उपयोग करते हैं। 18 कैरेट का जो सोना है वो बहुत लो क्वालिटी में हो जाएगा। 20 से 22 कैरेट की हम लोग जो सोना है यूज करिए, ज्वेलरी वगैरह में, ज्वेलरी में यूज कीजिए। और 24 कैरेट वाला जो होगा सबसे शुद्ध होगा, सबसे क्या होगा? शुद्ध होगा, और सबसे लो क्वालिटी का हो जाएगा 18 कैरेट का। तो एक और एग्जाम में पूछा जाता है कैरेट क्या होती है, एग्जाम में पूछा गया कैरेट क्या है, तो याद रखिएगा कैरेट जो है सोना, मतलब AU औरम, सोना की शुद्धता, सोना की शुद्धता मापने का मात्रक है। का क्या है? मात्रक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक हो सकती है? विद्युत का सुचालक हो सकती है, हो सकती है बात आ रही है। सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है और यह पूर्ण रूप से जो है बेटा क्या है? कुचालक है। वायु, वायु भी जो है कुचालक होती है, लेकिन याद रहे बहुत कम दाब हो, अति अल्प दाब अगर वायु दाब हो जाए तो हवा भी सुचालक हो सकती है, लेकिन उसको न के बराबर समझेंगे। क्लोरीन, क्लोरीन भी जो है बाबू नॉन मेटल है, दैट मीन्स ये भी क्या है? कुचालक है। लेकिन कार्बन की बात करें तो ये भी जो है नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन जो है अर्धचालक में आता है। कार्बन किस में आता है? अर्धचालक में, मतलब इसमें करंट बहती है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्न में कौन सा धातु ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है? ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है 18 क्वेश्चन में। बेटा बात समझिएगा, आपको लग रहा हो चांदी जो है, चांदी जो है ना सबसे अच्छा है, चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है, याद रखिएगा बेटा सबसे अच्छा चालक है। यानी कह सकते हैं कि चांदी जो है गुड कंडक्टर है। लोहा नॉर्मल हो गया, तांबा भी ठीक ठाक है। मरकरी जो है, मरकरी यह जो है बैड कंडक्टर है। कैसा है? बैड कंडक्टर, मतलब ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन याद रखिए मरकरी, मरकरी का मतलब हो गया Hg। Hg जो है ऊष्मा का, ऊष्मा का सबसे अच्छा, सबसे अच्छा विस्तारक है, सबसे अच्छा विस्तारक है। मतलब जब हीट दीजिएगा तो सबसे तेजी से फैलने वाला धातु कौन है? मरकरी ही है। अगर चालकता की बात करें तो ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है, बैड चालक है, खराब चालक है, लेकिन विस्तारक बहुत अच्छा है। जरा सा भी हीट दीजिएगा ना तो मरकरी फटाफट बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देखे होंगे थर्मामीटर में, इसी गुण का प्रयोग जो है थर्मामीटर में होता है। थर्मामीटर में जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ती है तो पारा फटाफट ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। दैट मीन्स जो ऊष्मा का अच्छा विस्तारक होने का जो गुण है पारा में, मरकरी में, यही कारण है कि इसका प्रयोग कहां करते हैं हम लोग? थर्मामीटर में करते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्न में किस ताप पर अति चालक पदार्थ का निर्माण होता है? अरे बाप रे बाप, देखो चालक तो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर की बात होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात रहे अति चालक का।
अति चालक का मतलब कह सकते हो कि रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो, रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो। तो यह तभी संभव होगा जब टेम्परेचर एकदम वेरी लो होगा। वेरी लो को जी कहोगे रे, एकदम क्या कहो, टेम्परेचर जो है एकदम 0 केल्विन होगा। 0 केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस पर या 0 केल्विन पर कोई भी चालक पदार्थ अति चालक बन जाता है। इसीलिए आंसर हम लोग क्या देंगे, बिहार देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा पदार्थ धातु होते हुए भी पानी में तैरता है? अरे हाँ, देखो जितना भी मेटल होता है ना, सबका जो है हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी होता है, समझ गए, अधिकतम घनत्व होती है। लेकिन याद रखिए बेटा, सोडियम और पोटासियम का जो डेंसिटी होता है वो लो डेंसिटी होता है। सोडियम और किसका, पोटासियम का डेंसिटी कैसा होता है, लो होता है। इसीलिए यह पानी में आसानी से तैर सकता है। तो 20 का आंसर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। एक बर्तन में पूर्ण रूप से पारा भरा गया है, ठीक है। यदि इस स्थिति में इसमें लोहा का कण डाला जाए, जैसे देखो इस बर्तन में मान लो कि पूरा पारा भर दिया गया है, Hg भर दिया गया है, पारा मरकरी। अब इसमें लोहा का कण हम लोग डाल रहे हैं, Fe डाल रहे हैं, समझ गए। तब क्या होगा पता होना चाहिए बेटा, जो पारा का डेंसिटी होता है, पारा का जो डेंसिटी होता है वो अधिक होता है लोहा का डेंसिटी से, लोहा का डेंसिटी से। मतलब पारा का घनत्व जो है, पारा का घनत्व हाई होता है और लोहा का घनत्व लो होता है, ये आपस दोनों में। तो बताइए, लो डेंसिटी वाला पदार्थ डूबता नहीं है बल्कि तैरेगा। इसीलिए हम आंसर क्या देंगे, के देंगे। 21 का ए में होगा कि कण तैरने लगेगा, लोहा का कण क्या होगा, तैरने लगेगा। किसमें, मरकरी में। क्लियर हो गया। अगर हम लोग बात करें डेंसिटी का तीनों क्रम में, तो डेंसिटी सबसे अधिक होता है पारा का, इससे कम लोहा का, इससे कम किसका होता है, वाटर का होता है। मतलब लोहा जो है पानी में डूब सकता है, पारा भी पानी में डूब जाएगा, लेकिन लोहा जानते हैं लोहा पारा में नहीं डूबेगा, क्योंकि लोहा का डेंसिटी लो है और पारा का डेंसिटी हाई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अमलगम, देखो अमलगम कहते किसको है, अमलगम का मतलब हुआ, खास करके अमलगम जो शब्द है बाबू, वह बैटरी के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, बैटरी के लिए। बैटरी का जो प्लेट होता है, बैटरी का जो प्लेट होता है ना, ये वाला प्लेट में अशुद्धिक रूप में लोहा होती प्रेजेंट, समझ गए। जस्ता के साथ क्या होता है, लोहा। तो जैसे अभी क्रिया करेगा तो इसमें से इस प्रकार से लोहा के कण टूट टूट करके गिरने लगेगा और बर्तन के पेंदा में लोहा कण अलगे जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो जो सेल होगा तो लोहा का सपोर्ट नहीं ना मिला करंट में, तो नुकसान होगा। तो क्या किया जाएगा, इस पर अगर हम लोग ऐसे पारा का जो लेप चढ़ा देंगे पूरी तरह से, तो पारा का लेप चढ़ाने से लोहा गिरेगा नहीं बल्कि उसी में चिपका हुआ रहेगा। तो बैटरी के प्लेट में जस्ता के साथ साथ लोहा उपस्थित होती है अशुद्धिक रूप में। जब प्लेट बॉडी में रखाती है, अभिक्रिया प्रारंभ होती है, तो लोहा का पार्टिकल्स जो है
प्लेट से टूट कर करके अलग हो जाएगा। तो क्या लोहा के द्वारा जो करंट पैदा होगा वो हम लोग को सपोर्ट करेगा? नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि लोहा का जो कण पेंदा में बैठ गया, बर्तन के पेंदा में बैठ गया, उससे बना हुआ करंट हम लोग कैसे प्राप्त हो सकता है? इसीलिए लोहा जो नीचे पेंदा में बैठ गया वो एक प्रकार का डैमेज है। इसी को रोकने के लिए हम लोग प्लेट पर मरकरी का अमलगम चढ़ाते हैं। मरकरी का अमलगम चढ़ाते हैं। दैट मीन्स क्या आंसर मारेंगे? सी मारेंगे। मरकरी का अमलगम चढ़ा देने से लोहा पारा में तो डूबती नहीं है, बल्कि पारा जो है लोहा को ऊपर ही छान के रखे हुए रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो अमलगम में किसका प्रयोग करेंगे? मरकरी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलिए। निम्न में धातुओं के किस गुण के कारण उसकी तार बनाई जाती है? आघातवर्धनीयता के कारण, कि तन्यता के कारण, कि चलकता के कारण, किसके कारण? चलिए बताइए। देखिए, आघातवर्धनीयता में क्या होता है? चादर का निर्माण होता है। चादर का मतलब हुआ सीट का निर्माण होता है। तन्यता में तार का निर्माण होता है, मतलब ट्यूब का निर्माण होता है। ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो आप ये बताइए कि धातुओं के किस गुण के कारण तार बनेगा? तो तन्यता के कारण। सबसे तन्य धातु जो है सोना होता है। कौन होता है? सबसे तन्य धातु कौन होता है? सोना। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है। 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है, याद रखिएगा बेटा। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, इतना ही पतला हो सकता है। तो आघातवर्धनीयता से क्या बनेगा? चादर या सीट। तन्यता से क्या बनेगा? तार बनेगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में किस गुण अधातुओं में नहीं या कम पाई जाती है? मतलब कौन सा ऐसा गुण है जो अधातु में नहीं पाया जाता है? समझ गया? देखिए, बेरवेदार, ये सही है। ब्रिटलेस, बेरवेदार का मतलब पाउडर जैसा। ब्रिटलेस मतलब मारे तो फूट जाए। चलकता, दैट राइट। अधातुओं में चालकता का गुण नहीं होता है। आपसे क्या पूछ रहा है कि नहीं या कम होता है? तो आंसर क्या मारेंगे? सी। मतलब अधातुओं में चालकता का गुण नहीं होती है। आंसर क्या मारेंगे? सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्न में कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाई जाती है? अबरी धातु पूछ रहा है, धातुओं में नहीं पाया जाता है ना? बताइए। चालकता, तन्यता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। देखो, चालकता जो है ये तो है मेटल का एकदम प्रमुख गुण में आ जाएगा। तन्यता मतलब क्या? तार बनाना। यह भी गुण किसका है? मेटल का है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यह गुण किसका है? नॉन मेटल का, याद रखिएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना किसका काम है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना काम धातु का नहीं है, बल्कि अधातुओं का है। तो पूछ रहा है कि कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। धातुओं में जो है इसका उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। याद रखिए बेटा। देखिए, मेटल जो होता है, मेटल 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। यह नेचर से पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की इसमें क्षमता होगी। मेटल पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी। अगर बात करें हम लोग नॉन मेटल की, तब जानते हैं क्या? यह निगेटिव होगा और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्न में किस धातु का ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की होती है?
मतलब कौन सा ऐसा धातु है जिसका ऑक्साइड अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। बेटा याद रखिएगा, जितना भी मेटालिक के ऑक्साइड, मतलब हिंदी में बोलेंगे धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, जितना भी धातु का ऑक्साइड होता है वह क्या होता है, वह बेटा होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय, मतलब बेस नेचर का होता है। और जितना भी अगर बात करते हो नॉन मेटल का, नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब धातु का ऑक्साइड की बात करिएगा तो यह जो है क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय होता है मतलब एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। तो धातु मेटल, मेटल क्या होगा? क्षारीय, और नॉन मेटल होगा अम्लीय। लेकिन प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न है कि किसमें जो है दोनों का गुण है, दोनों का गुण। तो याद रखिएगा 3 ऐसे एलिमेंट का नाम रखना है मेटल का। एक हो गया ये तीनों के लिए जो दोनों का गुण है, यह एल्युमिनियम है, और यह जो है से पीबी है, और यह आपका क्या है? जिंक है। एल्युमिनियम, प्लम्बम, पीबी सीसा और जिंक, यह तीनों जो है क्या बेटा, तीनों इसका में बेस का भी गुण है और प्लस एसिड का भी गुण है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उभयधर्मी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो उभयधर्मी कौन कौन? एल्युमिनियम, जिंक और पीबी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और वीवीआई पॉइंट नोट कर लेना, उभयधर्मी मतलब जिसमें अम्लीय भी गुण हो, क्षारीय भी गुण हो, वह 3 गुण है। कौन कौन? एल्युमिनियम, पीबी सीसा और जिंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? देखो पीएच मान का जो फंडा है थोड़ा सा देख लो इसको। पीएच मान शुरू होता है 0 से, बीच में 7 होगा, अंतिम होगा 14 से। समझ गया? इधर जो है हाई नेगेटिवली है, इधर जो है बहुत पॉजिटिवली है, बीच में 0 है। बीच में जो भी पदार्थ होगा वह उदासीन होगा, और इधर जो भी पदार्थ होगा 7 के बाद ये जो होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा, और 7 से जो भी कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो जिसका मान, जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान क्या हो? जिसका पीएच मान 7 से बड़ा हो, जिसका पीएच मान 7 से बड़ा हो तब वह क्या कहलाएगा बेटा? क्षारीय कहलाएगा। जिसका पीएच मान 7 से कम हो वह क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। रखिएगा। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो वह जो है क्या कहलाएगा? उदासीन होगा, उदासीन होगा। क्लियर हो गया? याद रखिएगा शुद्ध जल, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, जिसका पीएच मान जानते हैं कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। डिस्टिल वाटर शुद्ध जल ही है, इसीलिए उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। शुद्ध जल किसको किसको कहते हैं एक बार जान जाओ। शुद्ध जल, देखिए पहला बोलेंगे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो होगा वो आपका शुद्ध जल होगा, इसका भी पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। बात समझ रहे हैं? आसुत जल, आसुत जल मतलब हो गया कि भाप से जो बनाया जाता है पानी, उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। फिर एक होता है आश्वित जल, आश्वित जल का पीएच मान भी कितना होगा? 7 होगा। वर्षा का जल, वर्षा जल
ये भी क्या होगा, इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। डिस्टिल्ड वाटर, आंसू जल, आश्वित जल, वर्षा का जल, ये सब जो है उदासीन होता है और इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर होता है। तो प्रश्न आ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, तो 7 के बराबर, आंसर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सोना निम्न में किस अम्ल से प्रभावित हो सकती है। देखिए बहुत पहले क्वेश्चन वो किए थे आज ही कि H2SO4 की बात कर लो या HCl की बात कर लो या HNO3 नाइट्रिक अम्ल की बात कर लो, ये तीनों में से कोई भी सोना को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। याद रखिएगा, सोना को या चांदी को या प्लेटिनम को कुछ नहीं लोग बिगाड़ पाएगा। एक ही ऐसा अम्ल है, एक ही ऐसा अम्ल है जो सोना, चांदी, प्लेटिनम को गला सकता है, इक्वा रेजिया। कौन गलावेगा, इक्वा रेजिया। इक्वा रेजिया जिसमें याद होगा बताए थे आज 3 भाग HCl होगा और प्लस 1 भाग होगा HNO3 होगा। याद रखिएगा, तो नाइट्रिक अम्ल होगा, नहीं होगा, नाइट्रिक अम्ल ऑप्शन नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी नहीं होगा, दोनों का मिश्रण से, समझ गए, हाँ बात सही है, HCl और HNO3 के मिश्रण से सोना पर प्रभाव पड़ सकता है। तो दैट मीन्स हम लोग आंसर कर सकते हैं कि 28 का सी होगा। चलिए, और रसायनों की राजा, रसायनों की राजा H2SO4 को नोट कर लीजिएगा। रसायनों की राजा H2SO4 और अम्लों का राजा पूछे, अम्लों का राजा तो इक्वा रेजिया। अम्लों का राजा क्या हो जाएगा, इक्वा रेजिया हो जाएगा, रखिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्न में किस पदार्थ को चाइनीज व्हाइट के नाम से जाना जाता है। व्हाइट मतलब उजला है ना बाबू। देख लो, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी सफेदी होता है, लेकिन इसको चाइनीज व्हाइट नहीं कहेंगे, इंडियन व्हाइट कहिएगा। इसका कलर क्लियर नहीं है। ZnO जिंक ऑक्साइड जो होगा यही है चाइनीज व्हाइट। यही क्या है, चाइनीज व्हाइट। यानी आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। जानते हैं, इसको क्लियर करने के लिए आप लोग एटम का पैकेज देखिएगा, पीछे लास्ट में दिया हुआ है रासायनिक पदार्थ और उसका व्यापारिक नाम और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। उस पैकेज को निकाल कर करके, उस नोट्स को निकाल करके पढ़ लीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहिएगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको हम लोग कहते हैं कली चूना। इसको क्या कहते हैं, कली चूना। और इसका तो कोई खास नाम नहीं है। और एक और कैल्शियम का CaCO3 की बात करेगा तब इसको बोलिएगा संगमरमर। क्या बोलेंगे, संगमरमर। CaCO3 संगमरमर होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, जो कि अंतिम होगा। निम्न में सबसे अधिक सक्रिय तत्व, निम्न में सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन होगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। हालांकि ऐसे भी टॉप में सबसे सक्रिय कौन है, पोटासियम है। इसको याद कर लीजिएगा। एक सीरीज हम लिख दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज इसको बोलते हैं, इसको नोट जरूर कर लेना बाबू, समझ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सीरीज में नाम लेंगे हम लोग पोटासियम का, फिर लेंगे सोडियम का, फिर नाम लेंगे कैल्शियम का, फिर नाम लेंगे मैग्नीशियम का, इसके बाद एल्युमिनियम का, इसके बाद नाम लेंगे जिंक का, इसके बाद नाम लेंगे हम लोग लोहा का, इसके बाद नाम लेंगे हम लोग एशियन टीन का, इसका बाद नाम लेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। देखिए ये जो भी ऊपर में देख रहे हैं आप, यहां से ऊपर की ओर, ये सब हाई रिएक्टिविटी वाला है। ये सब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिविटी वाला है। अब हाइड्रोजन से कम कौन कौन होगा से देखिएगा। हाइड्रोजन से कम नीचे कॉपर हो जाएगा, Hg पारा हो जाएगा,
Ag चांदी हो जाएगा, Au सोना हो जाएगा, प्लेटिनम वगैरह हो जाएगा। देखिए ये नीचे जो हो गया लो रिएक्टिविटी सीरीज का एलिमेंट है, इसका लाभ क्या होगा से देखिए, एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लो, जैसे कि मान लो कि लिखा हुआ है कॉपर प्लस H2SO4 बराबर CuSO4 प्लस H2। मतलब कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्रिया कराया गया है, तो कॉपर जो है हाइड्रोजन को हटा दिया और कॉपर सल्फेट का निर्माण किया। यह पॉसिबल नहीं है, यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि कॉपर जो है ना बाबू, कॉपर ये हाइड्रोजन से कम दिमाग वाला है, हाइड्रोजन से कम दिमाग वाला है, इसीलिए हाइड्रोजन को ये हटा नहीं सकता है। कम दिमाग वाला मतलब समझा, कम रिएक्टिव है। जैसे समझो ऐसे कि हाइड्रोजन जो है ना सल्फेट SO4, ये दोनों आपस में दोस्त है, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब इसको मेल समझो और इसको फीमेल समझो, तो ये दोनों आपस में दोस्ती कैले है, समझ गया। ये कॉपर के पास दिमाग कम है, ये कह रहा है ना कि चलो सिंघाड़ा खिलावेंगे। सोचो जब हाइड्रोजन डेली रसगुल्ला खिलावेगा, खिला रहा है किसको, SO4 को, तो क्या कॉपर के सिंघाड़ा खिलाने से सल्फेट इसके साथ आ सकता है? सोचो कि ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन इसको खूब सम्मान दे रहा है, खूब इज्जत दे रहा है, किसको, सल्फेट को, तो कॉपर के कहने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स सल्फेट कॉपर के साथ नहीं आएगा, यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें दूसरे टाइप का, अगर यही रहता, हम लोग का जानते हैं Fe प्लस H2SO4 बराबर, तब बन जाएगा FeSO4 प्लस H2 मुक्त होगा। अब हो जाएगा, देखो लोहा और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लोहा कहाँ है, ऊपर है ना, मतलब लोहा तेज तराज है, तो क्या किया कि हाइड्रोजन को हटा दिया और यहां पर सल्फेट से दोस्ती कर लिया। बात समझ गए। तो ई रिएक्टिविटी सीरीज का काम खास करके यही डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में या विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में ज्यादातर काम आता है। इसको इस सीरीज को याद कर लीजिएगा, VVI एकदम है। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को जस्ता, यदि किसी धातु को जस्ता, चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न में किससे धातुओं को सस्ता और सुलभ तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? देखिए याद कीजिए बेटा, खनिज जो है, खनिज तो भूमि के अंदर, जमीन के अंदर से निकाली गई पदार्थ होती है, लेकिन खनिज से किसी चीज को, मेटल को, जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी, सोना वगैरह है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। खनिज में ही एक अयस्क होता है जिससे हम लोग मेटल को आसानी से कम खर्च में निकाल सकते हैं, तो आंसर बिहार हो जाएगा। एक बात यहाँ समझना बाबू कि अयस्क किसको कहते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग अंदर लोग धरती के अंदर से फेरस सल्फाइड निकाले, है ना, Fe2O3 निकाले, ये सब जो पदार्थ निकला यही अयस्क हो गया। मतलब अयस्क में क्या है कि उसमें धातु मिला हुआ रहेगा, जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो धातु के साथ साथ जो अन्य पदार्थ उपस्थित हैं, इसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। और अयस्क जो है एक प्रकार का यौगिक होता है, याद रखिएगा। अयस्क जो है यानी अयस्क एक प्रकार का क्या होता है, यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, और इसका एक निश्चित अपना सूत्र होता है, किसका, अयस्क का। लेकिन खनिज जो है, खनिज जो होता है वह मिश्रण होता है और इसका कोई सूत्र नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। गैंग क्या है, गैंग एक प्रकार का अशुद्धि होता है, गैंग एक प्रकार का क्या होता है, अशुद्धि होता है। और फ्लक्स क्या है, इसी अशुद्धि को गलाने के लिए, इसी अशुद्धि को, जो अयस्क में अशुद्धि होता है
इसी को जो गलाने अशुद्धि को गलाने वाला होता है, गलाने वाला होता है, नोट कर लीजिएगा, समझ गए। जो अयस्क में जो अशुद्धि होती है उसको जिसके माध्यम से गलाया जाता है आसानी तरीका से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। बात समझ रहे हैं। और देखिए तो फिर समझिए, खनिज क्या है, पृथ्वी के अंदर से धरातल से खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं। और उसी में से एक होता है यौगिक, अयस्क होता है, जो एक प्रकार का यौगिक होता है और इसका एक अपना सूत्र होता है, जैसे ये फेरस सल्फाइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, वगैरह वगैरह। और इसमें इसी फेरिक ऑक्साइड में मतलब अयस्क में जो बाहर से अशुद्धि इस प्रकार से मिला हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। दैट मीन्स गैंग जो है एक प्रकार का अशुद्धि है। गैंग एक प्रकार का क्या है, अशुद्धि है। इस बात को ध्यान में दीजिएगा आप लोग, है ना। और इसी अशुद्धि को गलाने के लिए हम लोग जो अलग से पदार्थ प्रयोग करते हैं, यह हो गया आपका फ्लक्स। यह क्या हो गया, आपका फ्लक्स होगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। चलो, तो एक चीज और ध्यान दो यहाँ बेटा, जैसे अशुद्धि हुआ गैंग, मतलब हम कह सकते हैं कि गैंग की बात करते हैं अगर हम लोग, कि गैंग जो है GANGE, गैंग प्लस फ्लक्स, मतलब अशुद्धि प्लस अशुद्धि उगलाने वाला, जब दोनों मिल कर करके जो नया पदार्थ बनता है, गलता है, इसी को हम लोग अश्लग कहते हैं। और हिंदी में इसको हम लोग धातुमल कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। गैंग और फ्लक्स जब मिलता है तो स्लग बनता है, इसको हिंदी में धातुमल कहते हैं। इसको जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बात है, नोट कर लीजिएगा इसको। गैंग क्या है जी, गैंग एक प्रकार का अशुद्धि है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI है। अब फ्लक्स क्या है, इसको गलाने वाला है। फ्लक्स क्या है, अशुद्धि को गलाने वाला है, गलाने वाला होता है। और जब ये अशुद्धि गल जाती है तो जो लिक्विड पदार्थ बनता है उसी को हम लोग अश्लैग या धातु मल कहते हैं। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा संयोजी इलेक्ट्रॉन धातुओं को प्रकट करती है ना। क्या आप लोग पास आंसर है, दीजिए। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। 8 से पार नहीं होगा, समझ गए, 8 से पार नहीं होगा, समझ रहे हैं। अगर हम वैलेंसी की बात कर लें, लगले देखो ये क्या वैलेंसी भी दिखा दे रहे आपको। देखिए, वैलेंसी मतलब संयोजकता, 1 वाला का 1, 2 का 3, 3 का 3 और 4 का 4 होता है। और 5 का उल्टा होगा, 3 हो चल जाएगा, 6 का 2 हो जाएगा, 7 का 1 होगा, 8 का 0 होगा। मतलब आप इस प्रकार से समझिए कि जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी 1 होगी, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी 2 होगी, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी 3 होगी, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी 4 होगी, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी 3 होगी। और 6 वाले का 2, 7 वाले का 1, 8 वाले का 0 होता है। देखिए, ये सब जो हो गया 8 तक, 1 से 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। लेकिन ये जो संख्या वैलेंसी संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, इसके बारे में जान जाइए। जैसे मान लो कि हम सोडियम को और क्लोरीन को अभिक्रिया कराएं, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है, मतलब दोनों जब मिलेगा तो ई जो है 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो दोनों के बॉन्ड के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग अवग्रहण हुआ। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो वही बात स्पष्ट हुआ, सोडियम ने 1 त्याग किया तो इसकी वैलेंसी 1 हो गया, बाह्यतम कक्षा में 1 है भी और 1 त्याग किया।
क्लोरीन का 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ए 7 वाला होगा। तो 7 वाला कै गो ले रहा है, एक ले रहा है, तो यही इसकी वैलेंसी हो गई। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है वो वैलेंसी होता है। मतलब देखो क्लोरीन के 72 कक्षा में ऐसे इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पता है जब किसी से भी रिएक्शन करेगा तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। बात समझ रहे हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 72 कक्षा में इसका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब किसी से यह अभिक्रिया करेगा तो यह जानते हैं कितना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इसके वैलेंसी 2 होगी। थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है कि जो 4 तक होता है ये प्लस मानते हैं, इसको प्लस माइनस का साइन दिया गया है। 4 को प्लस माइनस 2 ले सकते हो, और ये पूर्ण रूप से माइनस होता है। तो सल्फर का वैलेंसी -2, क्लोरीन का वैलेंसी -1 हो गया। तो वैलेंसी का मतलब हुआ कि रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। क्लियर हो गया। है ना। तो क्या यहां पर आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्लियर कर लिए और वैलेंसी भी क्लियर कर लिए। क्लियर हो गया ना। एक और बात याद रखना है बाबू कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिकतम 8 होता है। किसी भी परमाणु के 72 कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और जिसका 8 इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन का उसका वैलेंसी 0 होगा, मतलब न इलेक्ट्रॉन लेगा न इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे हम बात करते हैं नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। इसका विन्यास देखा जाए तो 2-8 होता है। आर्गन का 18 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2-8-8 होता है। इसके 72 कक्षा में भी 8 है, इसके 72 कक्षा में भी 8 है। तो यह नियोन और आर्गन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब नियोन और आर्गन किसी से भी क्रिया नहीं करेगा। तो एक निष्कर्ष यहाँ पर निकला कि जिसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी से समानतः अभिक्रिया नहीं करता है। तो जितने भी अक्रिय गैस हैं, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, जेनॉन है, और एक हीलियम है। हीलियम अपवाद जैसा समझिएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, अब 72 कक्षा में भी 2 ही है, लेकिन फिर भी जो है से यह अपने आप में अस्थाई परमाणु है, किसी से अभिक्रिया या समानता नहीं करता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि धातु को प्रकट करने वाली, धातु का मतलब हो गया 1, 2, 3, जिसके 72 कक्षा में 1 हो, 2 हो, 3 हो, वह कन्फर्म है कि वह क्या होता है, मेटल होता है। और 4 के बाद इधर जो भी होता है वह समानतः क्या होता है, नॉन मेटल होता है। नोट कर लीजिएगा। 1 से 3 तक मेटल एकदम कन्फर्म होगा, और 4 से ऊपर जो भी है वो नॉन मेटल कन्फर्म 90% है, पूरा नहीं, कुछ कुछ इसमें अलग मिलेगा। लेकिन 1 से 3 तक में टोटल मेटल होगा, सिर्फ 2 एलिमेंट को छोड़ करके, हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके 72 कक्षा में 1 है, इसके 72 कक्षा में 2 है। दोनों मेटल जैसा है, लेकिन दोनों नॉन मेटल में है। हालांकि हाइड्रोजन जानते हैं, हाइड्रोजन मेटल का ग्रुप में भी आता है और नॉन मेटल का ग्रुप में आता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर धातु अधातु की दृष्टि से पूछा जाए तो हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल ही होगा। क्लियर हो गया। तो आंसर हम लोग देंगे यहाँ 1 भी देंगे, 2 भी देंगे, 3 भी देंगे, तो डी ऑप्शन लगाना होगा। सभी कथन क्या है, सत्य है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हाँ, निम्न में किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया था। देखिए फेन उत्प्लावन विधि में क्या होता है ना, एक अयस्क जैसे मान लो कि आपने FeS लिया, Fe2O3 लिया, अयस्क लिया, तो सबसे पहले इसको साफ करना होता है। सबसे पहले इसको क्या करना होता है, साफ करना होता है। तो साफ करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, साफ करने की प्रक्रिया को ही इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सांद्रण कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो सांद्रण के लिए कई विधि है। अशुद्धिक जैसे बताओ, मान लो कि गेहूं में लकड़ी मिला हुआ है, डट्टी मिला हुआ है, तो उसको हटाने कई तरीका है। गेहूं को अगर पिसवाना है तुरंत उसको पानी में डालेंगे तो सारा डट्टी अलग हो जाएगा। सूप से फटक करके, हाथ से चुन करके, हवा से उसा करके, इस प्रकार से
अशुद्धि को हटाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन लोग के ऑक्साइड को भी में भी जो अशुद्धि है उसको हटाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, समझ गए। उसी में एक फेन उत्प्लावन विधि है। फेन उत्प्लावन विधि का मतलब हुआ इसमें झाग उत्पन्न किया जाता है। फेन उत्प्लावन का मतलब हो गया कि इसमें झाग करते हैं, हम लोग उत्पन्न करते हैं, और इसी झाग में अशुद्धियां फंस जाती है और अलग हो जाती है। तो खास करके यह विधि जो होता है सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग होता है। आंसर क्या मारिएगा? सी। जैसा कि आप देख सकते हैं FeS फेरस सल्फाइड, यह जो है अगर सल्फाइड मिला हुआ रहे, किसी भी अयस्क में अगर सल्फाइड मिला हुआ है, तब उसको हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से झाग उत्पन्न कर करके और अशुद्धि को अलग कर लेते हैं। चलिए, और फेन उत्पन्न करने के लिए, झाग उत्पन्न करने के लिए हम लोग तारपीन का तेल यूज करते हैं। किसका तेल करते हैं? तारपीन का, या फिर यूज करते हैं यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का यूज करते हैं, लिप्टस का यूज करते हैं। ऐसे इसको हम लोग लिप्टस भी बोलते हैं। लिप्टस का पेड़ बहुत लंबा होता है, चिकना होता है। गर्मी के दिन में तो लिप्टस का पेड़ बहुत चिकना हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड प्राप्त करना क्या कहलाता है? जैसे देख, बात समझो बाबू, जैसे मान लो कि ए लिए, Fe2O3 लिए, या कुछ भी ले लो, मान लो कि लोहा के साथ सल्फाइड ले रहे हम लोग, है ना। तो ऑक्साइड प्राप्त करना है, अयस्क जो है, अयस्क जो हम लोग लिए, तो ये अयस्क लिए दो गो ना, तब अयस्क लेने के बाद हम लोग का अगला प्रक्रिया होता है ऑक्साइड प्राप्त करना। प्रक्रिया के बाद समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अयस्कों का सांद्रण करते हैं, मतलब साफ करते हैं। सांद्रण का मतलब क्या हो गया? साफ करना। दूसरा विधि होता है बेटा ऑक्साइड प्राप्त करना। दूसरा विधि क्या होता है? धातु का ऑक्साइड प्राप्त करना। जो जिसको आप साफ करके ले आए उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तीसरा प्रोसेस हुआ, ऑक्साइड जब प्राप्त हुआ तब उसको हम लोग ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति करेंगे। और चौथा विधि जो हो गया इसमें प्यूरिफिकेशन हो गया, शुद्धिकरण हो गया। जो धातु प्राप्त होते हैं उसी को फिर शुद्ध करते हैं, तब जाकर के शुद्ध मेटल की प्राप्ति होती है। तो ऑक्साइड प्राप्त करने की दो विधि है। ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए, ऑक्साइड प्राप्त करने की दो विधि है। एक विधि का नाम है जारन, एक विधि क्या नाम है? जारन। और इसी को हम लोग भर्जन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भर्जन भी कहते हैं। और एक विधि इसमें और होता है निस्तापन। निस्तापन, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये हो गया रोस्टिंग और ये हो गया कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, जारन और भर्जन दोनों एक ही प्रोसेस है, समझ गए। देखिए यहाँ ये समझिएगा कि निस्तापन मतलब इसमें बाहर से वायु नहीं दिया जाता है। वायु का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और जारन विधि में वायु के मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी होता है। तब एक बात समझो कि हम इस ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। पहले इसमें पहले से देखो ऑलरेडी ऑक्सीजन मिला हुआ है, मिला हुआ है ना, ऑलरेडी यह ऑक्साइड है। Fe2O3 जो है ऑलरेडी ऑक्साइड प्राप्त है। तो जब ये ऑक्साइड प्राप्त है ये है, तो फिर इसको ऑक्साइड ऑक्सीजन देने की क्या जरूरत है? तो इस प्रकार का जो भी अयस्क होगा जो ऑक्साइड फॉर्म में पहले से ही है, तब उसको हम लोग निस्तापन विधि से गर्म करेंगे। बात समझ रहे हैं। और ये जो हो गया, इसमें देखो FeS में फेरस के साथ सल्फर मिला हुआ है, इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। तब इसको हम लोग जारन विधि से गर्म करेंगे, हवा देकर के ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा कि सल्फर हट जाएगा और लोहा की ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो ये पूरे मैटर को आप समझे। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं एकदम शॉर्ट में। देखिए, तो ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए दो विधि, एक विधि हो गया जारन और इसी को हम लोग बोलते हैं भर्जन बोलते हैं।
जारन और भर्जन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की जगह पर कभी कभी एग्जाम में वायु भी रहता है। इसमें जो है ऑक्सीजन या हवा की उपस्थिति होती है, बेटा याद रखना, उपस्थिति होती है। जबकि दूसरा जो हो गया निस्तापन कैल्सिनेशन, निस्तापन कैल्सिनेशन, इसमें जो है ऑक्सीजन या वायु की बात करें तो नहीं होता है, मतलब अब्सेंट रहता है। एकदम वीवीआई पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की हो। लोहे की परमाणु संख्या, राइट, लोहे की परमाणु संख्या जो है 26 होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो 30 तक हालांकि आप लोग को याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। इस तरह से आप लोग को जिंक तक आप लोग खुद याद होना चाहिए। समझ गए बात को? आप लोग 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर फर्स्ट फेज में कम से कम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की। निम्न में किससे सबसे अधिक एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? देखो, एल्युमिनियम का जो अयस्क है, सबसे टॉप लेवल का एल्युमिनियम जो है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट है Al2O3 सबसे टॉप लेवल का जो है यही जो है से अयस्क है। तो एल्युमिनियम का निष्कासन कहां से होता है? बॉक्साइट से होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। अयस्कों में अशुद्धियों को गलाने के लिए बाहर से जो पदार्थ डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? चर्चा भी किए थे आप लोग को कि गैंग जो है एक प्रकार का अशुद्धि है। गैंग एक प्रकार का क्या है? अशुद्धि है। समझ गए? इसी को बाहर निकालने के लिए, अशुद्धि को गला करके बाहर निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे गैंग में क्या करते हैं कि ऊपर से डालते हैं, फ्लक्स डालते हैं। क्या डालते हैं? फ्लक्स डालते हैं। फ्लक्स के तौर पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला पदार्थ जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो गैंग में हम लोग फ्लक्स डालते हैं। फ्लक्स डालने से ये गैंग जो होता है वो पिघलने लगता है, पिघल जाता है। क्या होता है बेटा? यह पिघल जाता है। समझ गए? पिघल जाता है। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ कि गैंग और फ्लक्स का एक मिश्रण तैयार हुआ। कई बार हम डिस्कस पहले भी किए हैं। तो इस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। और हिंदी में इसको हम लोग धातु मल कहते हैं। पीछे भी आज चर्चा किए हैं इसको। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? फ्लक्स होगा आंसर सी। गैंग क्या है बाबू? तो गैंग जो है अशुद्धि हो गया। गैंग क्या हो गया? अशुद्धि हो गया। असलग क्या हो गया? असलग का मतलब हो गया धातु मल। धातु मल का मतलब हो गया कि गैंग प्लस फ्लक्स, गैंग प्लस फ्लक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है, देखो धोवन सोडा को अंग्रेजी में वाशिंग सोडा बोलते हैं। वाशिंग सोडा का रियल में इसमें फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो ये हो गया Na2CO3 हो गया। समझ गया? लेकिन इसका वास्तविकता पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है Na2CO3 और इसके साथ जो है जल का 30 गो अणु ऐड रहता है। यही हो गया आपका किसका फॉर्मूला हो गया? धोवन सोडा का। धोवन सोडा या बोलिएगा इसको वाशिंग सोडा। वाशिंग मतलब साफ करने वाला। अगर बात करें एक और फॉर्मूला की NaHCO3 मतलब हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग का मतलब होता है खाने वाला ब्रेड वगैरह के लिए जो होता है। एक और देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा या इसी को एक और नाम है दाहक सोडा। कास्टिक सोडा या क्या कहते हैं? दाहक सोडा कहते हैं। एक और अगर बात करें
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मिश्रण के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड को मिला देते हैं तब जो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा सोडा लाइम। क्या नाम पड़ जाएगा बेटा? सोडा लाइम। तो इस प्रकार से धोवन सोडा को किसको बोलिएगा? सोडियम कार्बोनेट को, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा बोलेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर देते हैं तब इसका नाम पड़ जाएगा सोडा लाइम। ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट बिल्कुल बेटा VVI है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में किस धातु के द्रवित अवस्था का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में होता है? शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? देखो, परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्ठी में हम लोग शीतलक के रूप में सोडियम का द्रवित रूप का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 40 को। हेमेटाइट एक प्रसिद्ध अयस्क है। हेमेटाइट एक प्रसिद्ध अयस्क है जिससे किसका निष्कर्षण होता है? तो हेमेटाइट से बच्चों निष्कर्षण किसका होता है? लोहा का। किसका होता है? लोहा का। तांबा का निष्कर्षण क्यूपराइट से, है ना, और जस्ता का निष्कर्षण जो हो गया जिंकाइट से हो गया, और लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। लोहा का सबसे टॉप लेवल का जो अयस्क है वो कौन है? हेमाटाइट होता है। क्लियर हो गया ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होती है वे स्वभाव से क्या होंगे? आज ही डिस्कस किए हैं कि 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, ये 3 गोजे से क्या होगा? एकदम कन्फर्म मेटल होगा। और 4 से 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सारे जो है से क्या होगा? नन मेटल हो गया बेटा, है ना। इस प्रकार से हम आंसर देंगे कि यह क्या होगा? अधातु होगा, है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। आंसर दो। हेलो, चलिए क्या आंसर दिए? मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो, मानव शरीर में जब लोहा की कमी होती है, और लोहा किस किस रूप में बॉडी में होता है ये पहले समझिएगा। या तो हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं, या आरबीसी बोल सकते हैं, और एक और नाम हीमोग्लोबिन हो गया, आरबीसी हो गया, और हाँ ये 2 नाम हीमोग्लोबिन और आरबीसी बोलेंगे। और ये तीनों की बॉडी में कमी हो जाती है तो रोग जो होता है उस रोग को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। और एनीमिया में मुख्य रूप से क्या होता है? रक्त की कमी होती है, बात समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसको मेंटेन करना होगा तो विटामिन B12 यूज कीजिए, या तो फिर आप फॉलिक एसिड यूज कीजिए। फॉलिक एसिड से और विटामिन B12 से हमारे शरीर में या हम लोग के शरीर में लोहा का मेंटेनेंस हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन है या जो आरबीसी है उसका मेंटेन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें लोहे की कमी वाला बीमारी एनीमिया न तो ए है, न बी है और न सी है। तो आंसर क्या मारना होगा? डी मारना होगा। टाइफाइड वगैरह जो है यह जो है से गंदे पानी का यूज करने से होता है ना, पानी की कम में दूषित होने से। निमोनिया बीमारी जो है ठंडा से हो जाता है, खास करके इसमें फेफड़ा प्रभावित होती है। मलेरिया से बुखार, लिवर वगैरह पूरा बॉडी प्रभावित होती है, बुखार का समस्या बन जाता है। मच्छर से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो बुखार आती है वह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जंग एक संक्षारण क्रिया है, बात सही है। जंग एक संक्षारण का मतलब होता है बेटा नष्ट होना।
मतलब जंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु नष्ट होता है, और खास करके जंग किस पर लगता है, लोहा पर लगता है। और अगर हम लोग जंग की बात करें फार्मूला का, तो जंग का फार्मूला हो जाएगा Fe2O3, और इंग्लिश में इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो जंग या रस्ट का फार्मूला हो गया Fe2O3 हो गया, समझ रहे हैं। और जंग लगना जो एक प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है, इसको नोट रख करिएगा। जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ऑक्सीकरण एक प्रकार का दहन भी कहलाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि लोहा पर यदि जंग लग रहा है तो लोहा का ऑक्सीकरण हुआ, लोहा का दहन हुआ। इस कंडीशन में जब रस्ट लगता है, जब जंग लगती है, तो जंग लगने पर लोहे की भार बढ़ जाती है। रखिएगा, लोहे की भार जो है बेटा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, नोट कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से रस्ट पर जिक्र करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, रिकॉल करते हैं। जंग लगना एक संक्षारण क्रिया है, इसमें लोहा नष्ट होता है, इंग्लिश में इसको रस्ट बोलते हैं। जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, जंग लगना एक दहन प्रक्रिया है, दहन मतलब जलना एक प्रक्रिया है। जब जंग लगती है तो लोहे की भार बढ़ जाती है, क्योंकि लोहा के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, इसलिए लोहा का भार बढ़ जाती है। जंग से बचने के लिए हम लोग उसको में पैराफिन लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, जो भी करना करिए, जस्ता कलिप चढ़ाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन ए आंसर सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। भंगुरता का निम्न में कौन सा, भंगुरता का गुण कहाँ पाया जाएगा? भंगुरता का मतलब हुआ कि मारे तो चूर चूर हो जाए, जैसे सूखा हुआ मिट्टी का ढेला, ईंट हुआ, इस सबको अगर इस पर लोड दीजिएगा, तोड़िएगा, चोट देंगे तो यह जो है चकनाचूर हो जाएगा। तो याद रखिए बेटा, जो भंगुरता का गुण है, ब्रिटल भंगुरता, भंगुरता का जो गुण है ब्रिटलनेस का, यह गुण किसमें पाई जाती है? अधातुओं में पाई जाती है, अधातु में पाई जाती है। तो लोहा जो है से आपका मेटल धातु है, तांबा भी मेटल है, सोना ही मेटल है, सल्फर नन मेटल है। तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा? डी बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। निम्न में किसे दाहक सोडा के नाम से जाना जाता है? दाहक सोडा को ही कहते हैं हम लोग कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं बेटा? कास्टिक सोडा बोलते हैं, जो कि चर्चा किए भी हम। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो आंसर क्या मारिएगा? सी मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, लोहे का शुद्ध रूप है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है? याद रखिएगा, लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो है पिटवा लोहा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 1% से भी कम होती है, 1% से भी कम होती है। किसमें? पिटवा लोहा में। ढलवा लोहा, ढलवा लोहा और कास्ट आयरन दोनों एक ही है, यानी बी और ए जो सी ऑप्शन है दोनों एक ही है। ढलवा लोहा को ही कास्ट आयरन बोलते हैं, जो कि लो क्वालिटी का होता है। कैसा होता है? लो क्वालिटी का होता है। तो सबसे बढ़िया कौन होगा? पिटवा लोहा। दैट मीन्स आंसर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। अब हम लोग जिक्र करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अरे लड़का झुकेगा? देखो पंकज झुक रहा है बेवकूफ कहीं का। अरे पंकज झुक क्यों रहा है रे? झुको नहीं। अच्छा अच्छा, पुष्कर झुक रहा था। पुष्कर तो है भी नहीं आज। 47 देखो बच्चा, निम्न में सबसे अधिक वायर का निर्माण किस धातु से होती है? वायर का निर्माण किस धातु से हो रही है? सबसे अधिक आज के डेट में अगर बात पूछा जाए तो यह देखा जाए तो कॉपर का जो है से तार सबसे अधिक निर्माण हो रही है। आंसर सी होगा। देखो बच्चों, अभी जो डाटे आप लोगों को सो रहा है, देखो चलिए हम देख नहीं रहे कौन बच्चा सो रहा है नहीं सो रहा है, ऐसी मजाक में बात किए हम। और जो बच्चे कमजोर दिल के हैं वो डर गए। बहुत से बच्चा जानते हो सही में सूत कर पढ़ रहा था, ऊपर से उठ के बैठ गया था, सर देख रहे। अरे बेवकूफ कहीं का, हम आपको कैसे देखेंगे?
हम तो कहीं और हैं। लेकिन जैसे ही पंकज को पुष्कर को डांटे तो जो है जो बच्चा सूत कर पढ़ रहा था वो पट से क्या हो गया, उठ करके बैठ गया होगा। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे हैं। बेसेमर विधि। बेसेमर विधि जो है एक प्रकार का इस्पात बनाने का प्रोसेस है। बेसेमर विधि से ही इस्पात का निर्माण करते हैं। और हम लोग देखो इस्पात क्या है, इस्पात क्या है, इस्पात जो है बेटा याद रखिएगा मिश्र धातु है। इस्पात क्या है, मिश्र धातु है। किसका है, तो लोहा का इसमें हो, लोहा के साथ साथ कार्बन रहेगा और कार्बन के साथ साथ इसमें जो है निकिल हो सकता है, समझ गए, कोबाल्ट हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, बहुत तरह का चीज मिलाया जाता है। लेकिन एक बात है कि फेरस और कार्बन, लोहा और कार्बन जरूर होगा। समझ गए? कार्बन की मात्रा बढ़ाइएगा तो भंगुर होगा, इस्पात बनेगा, और कार्बन की मात्रा कम होगा तो भंगुरता थोड़ा कम होगा। तो इस्पात मिश्र धातु है और इस इस्पात का मुख्य कंपोनेंट जो है क्या है, लोहा होगा। और इस्पात की जब बात की हम लोग, इस्पात का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, स्टील होता है। क्या होता है, स्टील। और इसका एक और नाम, हिंदी नाम है फौलाद। औलाद नहीं, फौलाद, इतना है याद रखिएगा। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता सबसे अधिक कहाँ होता है, स्टील में होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता कहाँ होता है, स्टील में होता है, नोट कर लीजिएगा। प्रत्यास्थता का मतलब हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी आकार मुड़ जाती है, लेकिन फोर्स हटाने पर पुनः अपने जगह पर चले जाए तो उसी को हम लोग प्रत्यास्थ कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की। राजस्थान की खेतड़ी। राजस्थान में एक खेतड़ी जगह है जो प्रसिद्ध है किसके लिए, तांबा के लिए। राजस्थान का नाम याद रहा है, भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर राजस्थान बसा हुआ है। जैसे देख लो यहाँ पर मान लो कि इस प्रकार से इंडिया का नक्शा अगर है, देख रहे हैं, इस प्रकार से अगर इंडिया का नक्शा है तो ये जो आप बेल्ट देख रहे हो यही राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में खेतड़ी जगह है जो किस लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के प्रसिद्ध, याद रखिएगा। और राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है, थार मरुस्थल। और इसके इसी क्षेत्र में हम लोग यूपी बिहार हो गए यहाँ पर, तो हम लोग से बिहार से ठीक पश्चिम में है, बिहार से ठीक पश्चिम में राजस्थान पड़ता है। यही कारण है कि जब पछुआ हवा चलता है तो हम लोग की यहाँ एकदम गर्म हवा मिलती है। कब, जब गर्मी का मौसम होगा तब। और ठंडा के मौसम में जब पछुआ चलेगा तो एकदम ठंडा हवा बहती है, क्योंकि पूरा राजस्थान लगभग जो थार मरुस्थल है वो पूरा बालू से भरा हुआ है। इसीलिए गर्मी के दिन में अधिक गर्म और ठंडा के दिन में अधिक ठंड हो जाती है। क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में कौन सा धातु मुद्रा धातु नहीं है? मुद्रा धातु के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, सोना चांदी तांबा। सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा। सोना का जो सिंबल होगा एयू होगा, चांदी का सिंबल एजी होगा और इसका कॉपर होगा। एक्चुअली में टेबल में बात किया जाए तो टेबल में कॉपर और चांदी सोना इस प्रकार का बना हुआ होता है। फर्स्ट का बी ग्रुप में होता है, देख लीजिएगा। इसी वर्ग को हम लोग बोलते भी हैं मुद्रा वर्ग। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मुद्रा वर्ग बोलते हैं फर्स्ट के बी को। ठीक है, देखो इसमें जो है फर्स्ट का बी में एक नीचे अभी कंप्लीट नहीं है, 3 एलिमेंट है। अब तीनों का तीनों मुद्रा का प्रयोग हो चुका है। सोना का भी बना मुद्रा, चांदी का भी है, तांबा का भी है। तो आप पढ़ेंगे तो पता है क्या मिलेगा, तांबा चांदी सोना। लेकिन तांबा चांदी सोना जो वर्ड बोलिएगा, पहले तांबा का नाम तब चांदी तब सोना, तो बोलने में सुटेबल नहीं है, याद होने पर आसानी होगी। इसलिए मैंने नीचे से पढ़ गया सोना चांदी तांबा। ये तीनों का जो है मुद्रा बन चुका है।
कॉपर का ही मुद्रा बना है, सिल्वर का ही मुद्रा बना है, सोना का ही मुद्रा, मुद्रा का मतलब रुपया पैसा का सिक्का जो होता था पहले, करेंसी, और लोहा का नहीं बना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, चूंकि आपसे नहीं पूछ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में किसे बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है? देखिए, फेरस सल्फाइड जो होता है बेटा, FeS को हम लोग झूठा सोना कहते हैं। जो लोहा में सल्फर मिला होता है, ये जो लोहा का जो सल्फाइड एस के है, ये दिखने में बिल्कुल लोहा सोना जैसा लगता है, लेकिन सोना रहता नहीं है, इसलिए इसको झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है। अब बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का। हाइड्रोजन के जलने से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन के जलने से प्राप्त होता है, हाइड्राइड प्राप्त होगा कि वाटर प्राप्त होगा कि हेवी वाटर? आंसर होगा वाटर। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आप लोग को। वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जल कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू यहाँ क्या बनता है? जल बनता है। बैलेंस नहीं कर रहे हम। देखिए यहाँ पर क्या होती है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। तो देखिए, हाइड्रोजन का जब ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ? किसी के साथ अगर मेटल पहले से अकेला है, मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसी को बोलते हैं दहन, इसी को बोलते हैं जलन। मेटल में जब ऑक्सीजन की मात्रा, या कोई भी धातु में हो, मेटल में खास करके मेटले होता है यहाँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ से ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसीलिए बोलेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, दहन हुआ, मतलब हाइड्रोजन जला, तो क्या बनेगा? जल का निर्माण होगा। आंसर क्या होगा? बिहार होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। रस्टिंग प्रक्रम है। रस्टिंग का मतलब हो गया बेटा रस्ट। रस्ट का हिंदी होता है जंग होता है। सब लोग देख रहे हो ना? अब बताओ जंग क्या होगा? कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में भी और टेस्ट में भी डिस्कस किए हैं। रस्टिंग क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, अवकरण होगा, बेसेमर होगा, क्या होगा? अभी जस्ट हम डिस्कस किए हैं। रस्टिंग जो है से ऑक्सीकरण में होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। आंसर क्या बन जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। तापानुशीतलन। तापानुशीतलन क्या है? इस्पात बहुत हार्ड होता है, पता है ना? इस्पात का मतलब क्या होता है? स्टील। स्टील बेटा बहुत हार्ड होता है। अगर स्टील पर फिर से वर्क करना कुछ भी हो तो उस पर वर्क नहीं होगा। स्टील का कोई चीज अगर तैयार हो गया बन करके, तो उसको सोचिएगा फिर से उस पर वर्क करें, तो वर्क करने के पहले, उसको पीट पाट करने के पहले उसको मुलायम करना होगा, क्योंकि वो टेम्पर हो जाता है स्टील। तो नरम, जो स्टील को नरम करते हैं, स्टील के जब लोग क्या करेंगे? नरम करेंगे। नरम करने की प्रक्रिया, नरम करने की जो प्रक्रिया होगा, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तापानुशीतलन। तापानु क्या बोलते हैं? शीतलन बोलते हैं। तब इसमें स्टील को क्या करते हैं? नरम करते हैं। तो इस्पात का नरम करने की प्रक्रिया, आंसर क्या मारेंगे? डी मारेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI भी है, तो ध्यान दो। कठोरता का मतलब होता है कठोरता। किसकी कठोरता? जल की कठोरता, मतलब हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना? जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होता है टेम्पोररी कठोरता, हार्डनेस, और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी का मतलब हो गया अस्थाई कठोरता, और परमानेंट का मतलब हो गया अस्थाई कठोरता। कठोरता, जल की कठोरता दो प्रकार के, टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता। देखिए, अस्थाई कठोरता क्या है?
जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का जब बाइकार्बोनेट मिला हुआ रहे, मतलब ऐसे समझो, कैल्शियम प्लस बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम प्लस बाइकार्बोनेट अगर इस रूप में दिखता है, मतलब अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अगर रूप में रहता है, तब जो कठोरता उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलेंगे अस्थाई कठोरता, यानी टेम्पररी हार्डनेस। और यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में क्या मिला हुआ हो, सल्फेट मिला हुआ हो, या इसके साथ क्लोराइड ऐड हो, तब इस तरह से जो हार्डनेस उत्पन्न होता है उसको परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। तो ये अस्थाई यानी परमानेंट हार्डनेस उत्पन्न करेगा। एक बात को समझो, चाहे हार्डनेस टेम्पररी हो या हार्डनेस परमानेंट हो, दोनों में ही कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगे, दोनों में ही कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगे। लेकिन क्या है कि टेम्पररी में बाइकार्बोनेट ऐड रहेगा उनके साथ, और परमानेंट में उनके साथ सल्फेट या क्लोराइड ऐड रहेगा। बात समझे? तो ये हम लोग हार्डनेस की बात किए। तो यहां पर आपका प्रश्न है कि जल में अस्थाई कठोरता। अब क्वेश्चन देखिए, जल में अस्थाई कठोरता मतलब परमानेंट, तो क्या कहिएगा, किसके कारण? कार्बोनेट के कारण, क्लोराइड के कारण कि सल्फाइड के कारण? देखिए, बाइकार्बोनेट होता तो अस्थाई होगा, अस्थाई की बात करा है तो सल्फेट होगा और क्लोराइड होगा। तो आंसर क्या मारेंगे बेटा? बिहार मारेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। दिया सलाई के निर्माण में निम्न में किसका प्रयोग? दिया सलाई जो हम लोग आग लगाने के लिए सलाई का प्रयोग करते हैं ना, उसी की बात हो रही है। उसमें लाल फास्फोरस का यूज होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में किस गैस की जो गंध है सड़ी हुई मछली जैसी होती है? तो सड़ी हुई मछली जैसा गंध निकलता है फॉस्फीन से। आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रत्यास्थ या हैवी रबर बनाने के लिए प्राकृतिक रबर में किस पदार्थ को मिलाया जाता है? देखो, एक नॉर्मल जो रबर होता है, एक नॉर्मल जो रबर होता है, रबर जो होता है, इस रबर को आप खींचिएगा तो यह टूट जाएगा। तब इसको लास्टिक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इसी नॉर्मल रबर में हम लोग ऐड करते हैं सल्फर। किसको ऐड करते हैं? सल्फर। तब जाकर के जो है से मजबूत रबर और एक खिंचाव वाला रबर का निर्माण होता है। तो आंसर क्या दीजिएगा? सी दीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारी जल के निर्माण में हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का उपयोग होता है? देखो, अगर हम बात करें साधारण जल की, तो इसका फॉर्मूला होता है H2O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कहिएगा तो 2:1 होगा। लेकिन भार का अगर रेशियो बात करें हम लोग, तब यहाँ जानते हैं भार कितना हो जाएगा? एक भार का रेशियो अगर निकाला जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसका भार का अनुपात हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। समझ गए? अगर हम लोग भारी जल की बात करें तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, और इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है। इसका अनुभार कितना होता है? 18 होता है। देखिए, भारी जल में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? H1 2 का प्रयोग करते हैं। भारी जल में हम लोग हाइड्रोजन के कौन समस्थानिक को?
ड्यूटोरियम समस्थानिक को H12 का प्रयोग करते हैं, यह 2 गो रहेगा और ऑक्सीजन ऐड रहेगा, मतलब D बराबर जो होता है H12 हो गया। तो दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए, इसी को H12 को ड्यूटोरियम बोलते हैं, ड्यूटोरियम से D लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। बलनीकरण, हाँ देखो पिछले जो क्वेश्चन था रबर वाला उसे बताना भूल गए। जो रबर होता है नेचुरल रबर, रबर में सल्फर जो मिलाए और एक मजबूत रबर का निर्माण किए, एक मजबूत रबर का निर्माण किए, मजबूत रबर का निर्माण किए ना। तो ये जो प्रक्रिया हुआ इसी को हम लोग कहते हैं बल्कनीकरण। क्या कहते हैं इसको, बल्कनीकरण। तो बल्कनीकरण में क्या होता है भाई, तो नेचुरल रबर में, एक नॉर्मल रबर में सल्फर मिला कर करके और उसको भारी बढ़िया और लास्टिक रबर बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हेवी रबर का निर्माण, आंसर बिहार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, पटल पर सिलिकॉन की मात्रा। देखिए 2 दिन पहले हम डिस्कस किए थे कि पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है इसको पहले 3 भाग में बांट दो। ऐसे ऊपर वाला भूपटल हो गया यानी क्रस्ट हो गया, ये आपका प्रावार हो गया मतलब मेंटल हो गया, ये आपका कोरोड हो गया मतलब कोर हो गया। इसे बताए थे कुछ दिन पहले कि सिलिकॉन जो होता है लगभग 26% होता है और ऑप्शन में 28% लगभग दिया हुआ है। आंसर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग लाइन क्या दर्शाता है। देखो जिग जैग लाइन कहते किसको है, इस प्रकार के जो लाइन बनती है इसको जिग जैग लाइन बोलते हैं, मतलब इस प्रकार ऐसे ऐसे जो लाइन बनती है इसको जिगजैग लाइन बोलते हैं। तो जिगजैग लाइन जो टेबल में है इस तरह से जानते हैं, मेटल नन मेटल को अलग करते हुए इस तरह से ऐसे ऐसे करके और तिरछा एक लाइनिंग बनता है, देखिएगा टेबल में, समझ गए। तो यह जो है उपधातु को, इसको उपधातु को का ये दर्शाता है। और उपधातु से इधर जो होगा राइट साइड में जो होगा वह मुख्यतः अधातु होता है और उपधातु से जो बाएं साइड होता है वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो जिग जैग लाइन जो है हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में धातुओं को अधातुओं को उपधातु है ना, आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो उपधातु से लेफ्ट में कौन हो जाएगा, धातु, और राइट में हो जाएगा अधातु। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, भारी जल और साधारण जल के भार का अनुपात क्या होगा, भी डिस्कस किए थे। साधारण जल 18 और D2 भारी जल का भार कितना होता है 20। तो रेशियो पूछ रहा है 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, मतलब साधारण जल और भारी जल का अनुपात 9:10 होगा। लेकिन सॉरी क्वेश्चन में पहले भारी जल है, देखो यहाँ पहले भारी जल है तो भारी जल का रेशियो पलट जाएगा, मतलब हो जाएगा 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब पहले D2O को लिखिएगा और तब लिखिएगा H2O को, चूंकि क्वेश्चन में पहले भारी जल की बात कर रहा है। तब 20 अनुपात कितना हो जाएगा 18, तो 9 दूनी 18 9 दूनी 20, 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और ध्यान दो कभी भी अनुपात का क्वेश्चन रहे तो अनुपात में क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, अगर अनुपात उल्टा पलटा रहेगा तो आंसर उल्टा पलटा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, टाका या शोल्डर बना होता है, टाका या शोल्डर बना होता है और टाका या शोल्डर का एक और नाम बोलते हैं रांगा। क्या बोलते हैं, रांगा। जिससे आप लोग तो अब नहीं देखे होंगे रांगा, बहुत पहले 10 साल 20 साल पहले जो है रांगा होता था। हालांकि आज भी रंगा का प्रयोग हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर आज भी रंगा का प्रयोग हो रहा है तार वगैरह जोड़ने के लिए, समझ गए। तो रांगा शोल्डर जो है ये है क्या, तो जानते हैं रांगा का निर्माण जो है पीबी और एसिन, मतलब सीसा और टीन, सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। दैट मीन्स क्या मारेंगे हम लोग, बिहार मारेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको लिख लो। टाका का तो याद हो गया आपको, टाका का तो याद हो गया पीबी प्लस एसिन टीन, है ना। अब हम बात करते हैं अगला के लिए, कांसा के लिए। कांसा एगो होता है, कांसा
कांसा का हो गया कॉपर प्लस टीन हो गया, कॉपर प्लस टीन कहीं है इसमें, हाँ ये है, टीन प्लस कॉपर, तो यह जो है निर्माण करेगा किसका, कांसा का निर्माण करेगा। और कांसा को अंग्रेजी में हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा होता है। और कॉपर और जिंक मिला दोगे, कॉपर और जिंक मिला दोगे तब किसका निर्माण होगा, पीतल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, पीतल का, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। बेटा तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और यह है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया आपका पीतल, सब ऑप्शन में है ये था, ध्यान नहीं दिए हम, पीतल यानी कि ब्रॉन्ज। तो सीसा और टीन, टाका सोल्डर रंगा का निर्माण करेगा, कॉपर और जेडेन पीतल का निर्माण करेगा, और टीन और तांबा कांसा का निर्माण करेगा। नोट कर लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बिहार हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या, फिर से लिख दे इसको, एक बार नोट करो ना फिर से इसको। देखो अगर कॉपर और जिंक मिला हुआ रहेगा, कॉपर और जिंक, तब जो बेटा ये पीतल का निर्माण करेगा, और अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रास बोलेंगे। ठीक है, अगर कॉपर के साथ अगर हम लोग टीन मिला दें, समझ गया, मतलब सी वाला ऑप्शन के अनुसार, तब जो है एक कांसा बनेगा। क्या बनेगा, कांसा बनेगा, और अंग्रेजी में इसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। अगर हम लोग पीबी और एसेन टीना को मिला देंगे तब क्या बनेगा, टाका बनेगा, सोल्डर बनेगा, और या इसको बोल सकते हो क्या बनेगा, रांगा बनेगा। तो तीनों पॉइंट को आप जो है से नोट कर लीजिएगा, VVI पॉइंट रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। निम्न में कौन सी गैस दम घुटने वाली गैस है, राइट। दम, हाइड्रोजन से दम नहीं घुटेगा, नाइट्रोजन तो हम लोग हमेशा लेते रहते हैं, ऑक्सीजन तो खैर हम लोग भाई प्राणवायु है, एकदम याद रखिएगा, प्राण वायु के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन जो है आग पर कंट्रोल करता है, आग को नियंत्रण करता है। हाइड्रोजन को याद है भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं किसको, हाइड्रोजन को। और संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन, हाइड्रोजन। याद हो गया, सबसे ज्यादा संसार में कौन है, हाइड्रोजन मिलता है। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन को। आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं इसको, और यह सबसे हल्का है, सबसे हल्का गैस है ना, सबसे हल्का तत्व। 2 पॉइंट याद रखिए, सबसे हल्का गैस और सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। चलिए, तो दम घुटने वाला गैस हो गया इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर डी मारिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इलेक्ट्रॉनिक जगत में मेमोरी कार्ड या चिप्स का निर्माण। बेटा देखो, सबसे ज्यादा चिप्स का निर्माण जो होता है सिलिकॉन से होता है, कार्बन से होता है, समझ गए। लेकिन सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, सिलिकॉन का हो रहा है। और यह जो है बेटा याद रखिएगा, सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होती है, और इसकी वैलेंसी भी कितना होती है, 4 होती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। चर्म रोगों के इलाज के लिए किस पदार्थ का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। चर्म रोग, स्किन यानी चमड़ा से संबंधित जो भी रोग है, खुजली कलकल वगैरह जो भी है, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है सल्फर का मतलब क्या हुआ, हिंदी क्या होता है, गंधक। आंसर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक करता है। बेटा सुचालक गलती लिखा गया है, सुचालक होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, देखो अगर आपको याद रखना बेटा, अगर चालक होगा तो 3 बात याद रखिएगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा उसमें आयंस होगा, क्या होगा, आयंस होगा, तीसरा बात रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इतना होना चाहिए।
ई ठोस पदार्थ में काम करेगा, यह जो है द्रव पदार्थ में काम करेगा, और ई जो है काम करता है किसमें, अर्धचालक पदार्थों में। कोई पूछेगा कि लोहा है या तांबा है, सोना चांदी है, इसमें करंट क्यों बहता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी लिक्विड में, जैसे मान लो कि H2SO4 की बात करें, किसी बात करें, तो इसमें करंट क्यों बहता है, क्योंकि इसमें आयंस होती है। अर्धचालक में क्यों करंट बहता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, होल्स होता है। पूरी बात को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो ग्रेफाइट है, ठोस पदार्थ है, तो इसमें क्या हो सकता है, आयन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन होल्स होगा नहीं। तब यहां पर आंसर देंगे हम लोग, इसमें आयंस पाए जाते हैं, नहीं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, आंसर बिहार होगा। अच्छा, एक बात और, कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा कि सर कार्बन तो अर्धचालक है, तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल्स का निर्माण होगा, नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। जब हम लोग अर्धचालक से नैज अर्धचालक बनाते हैं ना, तब करंट का प्रवाह होता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग बनाते हैं सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ मिलावेंगे, तब जाकर के उसमें इलेक्ट्रॉन होल्स का निर्माण होता है और करंट का बहाव होगा। सिंपल वे में जितना सिलिकॉन हो या कार्बन हो, करंट का प्रवाह उसमें नहीं होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, साधारण जल में परमाणु की संख्या या आयतन का अनुपात क्या होगा। तो साधारण जल का मतलब क्या हुआ, H2O, तो हाइड्रोजन अनुपात क्या, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो अनुपात हो जाएगा 2:1। परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु कै गो, 2 गो, ऑक्सीजन परमाणु कै गो, 1 गो, यानी अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, पीतल के निर्माण में, यानी पीतल किसका मिश्रण है। अभी आप लोग बताए थे, पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। यहीं पर हम लोग आज का क्लास स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।